जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। श्रीनगर में आतंकवादियों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की एक चौकी पर पेट्रोल बम से दिन दहाड़े हमला किया गया। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बुर्का पहने एक महिला सीआरपीएफ की चौकी पर पेट्रोल बम से हमला करती नजर आई। ये हमला होते ही ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान फौरन हरकत में आए और वो बिना समय गवाए आग बुझाने में जुट गए। यह हमला सोपोर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, जहां हमले के वक्त कुछ गाड़ियां भी वहां से गुजरती दिखी। हमलावर महिला पेट्रोल बम को एक झोले में छिपाकर अपने साथ लाई थी। सीआरपीएफ चौकी को निशाना बनाने के फौरन बाद वो वहां से फरार हो गई, जिसकी तलाश सुरक्षा बल ने शुरू कर दी। रूस के बेलगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य शिविर पर यह हमला हुआ है। सैन्य शिविर पर धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस में ये हमला हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर सैन्य शिविर पर हमला हुआ है। बेलगोरोद में ये सैन्य शिविर है। आप तस्वीरें देखिए, जोरदार धमाका यहाँ पर होता है और ये बेलगोरोद इलाका है रूस का, जहां पर सैन्य शिविर पर हमला हुआ है। कितना नुकसान सैन्य शिविर को पहुंचा है, ये अभी जानकारी सामने आएगी। उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं टैंकों का। शहर की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती नजर आई। वहां इतनी भीषण जंग हुई कि कई मकान खंडर में तब्दील हो गए, जबकि कुछ तो आग में जलकर राख हो गए। जंग की मार झेल रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेना ने मदद की और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दावा किया गया कि मारिउपोल के बाहरी इलाके पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग लड़ी जा रही है। रूसी फौज ने चेरनिव में यूक्रेन के गोला बारूद से भरे एक हथियार गोदाम पर इतने बम बरसाए कि पूरा गोदाम तबाह हो गया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक गोदाम आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। चारों तरफ सिर्फ लपटें ही नजर आईं। धमाके के बाद देखते ही देखते आसमान काले धुएं से भर गया। विस्फोट इतने भयानक थे कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। रूसी लड़ाकू विमानों ने आसमान से गोदाम को टारगेट कर हमले किए। बमबारी के बाद हुए धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने दावा किया कि उसने जिस गोदाम को ध्वस्त किया उसमें यूक्रेन ने कई मिसाइलें और गोला बारूद छिपा कर रखे थे। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए। खार्किव में रूसी हमले से हुई तबाही का एक और नया वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ इमारतें टूटी हुई नजर आईं। यही नहीं, कुछ बिल्डिंगें तो झुकी हुई भी दिखाई दी। रूस की ओर से दागी गई मिसाइलों ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। हमले इतने जोरदार थे कि इमारतों के पास खड़ी कई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। सामने आए वीडियो में आसपास का पूरा इलाका खाली दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पूरा शहर रूसी हमले के डर से खाली हो गया। इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा गया है। कीव के पास इरपिन में भारी तबाही है। इरपिन में नहीं हो रहे हैं हमले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इरपिन से रूस की सेना को खदेड़ा गया है। तो ये एक कदम आगे बढ़ते हुए यूक्रेन की सेना ने इरपिन से रूसी सेना को खदेड़ दिया है। और इससे पहले हमने इरपिन में भारी तबाही देखी। दरअसल कीव के पास इरपिन में भारी तबाही देखने को मिली और अब जब रूसी सेना पीछे हट चुकी है, वहां से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को खदेड़ा है, तो वहां पर हमले नहीं देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव पर रूसी सेना ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूसी फौज की ओर से इतनी बमबारी की गई कि वहां की एक सरकारी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और उसमें मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बम गिरता दिखा। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इमारत से धूल का गुबार ऊपर उठता नजर आया। कुछ सेकंड में ही वहां ऐसा धुआं छाया कि ठीक से आर पार दिखना भी मुश्किल हो गया। हमले के बाद की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें 9 मंजिला प्रशासनिक भवन खंडहर जैसा दिखा। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा।
बताया गया कि इसी मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हमले के कुछ ही देर बाद वहां फंसे बाकी लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग जुट गए। रूस ने एक बार फिर परमाणु बम से हमले की धमकी दे दी। इस बार बयान रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आया, जिन्होंने जिक्र तो यूक्रेन की जंग का किया, लेकिन धमकी नेटो को दे दी और साफ कहा कि अगर देश के वजूद को खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी साफ कह दिया कि यूक्रेन से जंग में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि परमाणु बम की जरूरत पड़े, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि आखिर उन्हें यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी, खासतौर पर तब जब 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने परमाणु बम पर पुतिन को अल्टीमेटम दिया था। बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से हुआ तो जवाब नेटो की तरफ से दिया जाएगा। यूक्रेन की जंग में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, खूबसूरत इमारतें पहले ही खंडहर में बदल चुकी हैं। साफ है कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल की नौबत आई तो तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी। इसी तबाही से बचने के लिए खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि उनके लिए खास परमाणु बंकर तैयार किया गया है। पुतिन के बंकर से जुड़ा यह दावा एक खोजी पत्रकार ने किया, जिसमें बताया गया कि पुतिन और उनके खास लोगों के लिए रूस की उराल पहाड़ियों में एक बंकर बनाया गया है और यूक्रेन के साथ जंग में अगर पुतिन परमाणु बम का बटन दबाते हैं तो वो उस वक्त इसी तरह के एक बंकर में होंगे। परमाणु हमले से दुनिया भर में भयंकर तबाही मचेगी, कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन पुतिन ने खुद को और अपने खास लोगों को बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया गया कि तमाम सुविधाओं से लैस इस बंकर पर परमाणु बम के हमले का असर नहीं होगा। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग के लिए भी यहां अलग से हॉल तैयार किया गया है, जहां उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों और सलाहकारों को ही जाने की इजाजत होगी, जो परमाणु बम छोड़े जाने के हालात में पुतिन के साथ बंकर में रहकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि इस दावे के बाद कई सवाल खड़े हो गए, और वो ये कि क्या यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। यूक्रेन के साथ जंग को 34 दिन हो गए, लेकिन 1-2 शहरों को छोड़कर रूस की सेना को वहां ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जंग जीतने के लिए परमाणु हमले जैसा कदम भी उठा सकते हैं। इस दावे में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि पुतिन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नेटो इस जंग में कूदा तो वो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। हालांकि नेटो देश रूस के साथ युद्ध में सीधे नहीं कूदे, लेकिन वो यूक्रेन को पूरी मदद जरूर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के सैन्य वाहन पर हमला हुआ है। रूस का सैन्य वाहन तबाह हो चुका है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, रूस का सैन्य वाहन तबाह हुआ है हमले में। और तस्वीरें आप देखिए, ये रूस का सैन्य वाहन है जो आग का गोला बन चुका है, काफी नुकसान इसको पहुंचा है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन में, और हम देख रहे हैं कि रूसी सैन्य वाहन भी निशाने पर हैं। रूस की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। खबर है कि तुर्की में बैठक के बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को भी बात हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन खबर है कि चौथे दौर की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की बर्फ थोड़ी पिघली। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की पहुंचे। रूस का प्रतिनिधिमंडल विमान से इस्तांबुल पहुंचा और बातचीत के लिए रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और बातचीत के लिए रवाना हुए। जंग के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। यही नहीं, मीटिंग से पहले रूस ने सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया, जिसके मायने ये निकाले गए कि रूस अपना रुख थोड़ा नर्म कर रहा है। और बैठक के बाद आई खबरों से भी ये संकेत मिले कि रूस के तेवर नर्म पड़े हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के ड्राफ्ट में रूस की 3 बड़ी मांगों का जिक्र ही नहीं है, जिसके बाद अटकलें लगी कि रूस शायद अपनी कुछ मांगों से पीछे हटने पर सहमत हो गया है। कहा जा रहा है कि जिन 3 बड़ी मांगों से रूस पीछे हटने को माना, उनमें एक ये है कि यूक्रेन में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं खबर है कि रूस यूक्रेन में उसकी सेना का अस्तित्व बनाए रखने पर भी सहमत हो गया। इसके अलावा यह भी खबर है कि ड्राफ्ट में यूक्रेन में रूस की भाषा को कानूनी सुरक्षा देने का कोई जिक्र नहीं है। कहा जा रहा है कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जो बातचीत होगी उसके गारंटर देश अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी जैसे देश हो सकते हैं। इस बीच बैठक के बाद शांति की ओर बढ़ने का संकेत देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। रूस ने कहा था कि वो कुछ इलाकों से सैन्य गतिविधियां कम करेगा, जिनमें कीव और चर्निव जैसे इलाके शामिल हैं। इस ऐलान के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी। इन तस्वीरों में रूस की सेना के जवान टैंकों पर चढ़कर आगे बढ़ते दिखे।
माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने रूस के उस ऐलान के बाद किया जिसमें उसने कहा कि वो कुछ जगहों पर सेना की मूवमेंट घटाएगा। यूक्रेन में मचे घमासान के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। पुतिन की नई साजिश यह होगी कि अमेरिका के लिए एक भी एयरक्राफ्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे कोई हेलीकॉप्टर बनाना हो, फाइटर जेट बनाना हो या फिर कोई प्लेन। और अमेरिका की कंपनियों के सभी प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे, जिसकी बड़ी वजह बन सकता है टाइटेनियम। टाइटेनियम अमेरिका के लिए वो दुखती रग साबित हो सकता है जिसके बिना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। टाइटेनियम की सप्लाई को अमेरिका पहुंचने से अगर पुतिन ने रोक दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका की कंपनियों को टाइटेनियम की सप्लाई करने वाली कुछ कंपनियां पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हैं। दावा है कि विमानों को केवल बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उनके रखरखाव के लिए भी टाइटेनियम की जरूरत पड़ती है। मतलब टाइटेनियम नहीं मिला तो प्लेन नहीं बनेंगे और बने हुए विमानों का हवा में उड़ना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर पुतिन की चाल कामयाब हुई तो अमेरिका की बंद मुट्ठी से भी प्लेन गायब हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की ही तरह टाइटेनियम का भी रूस में एक बड़ा भंडार है। टाइटेनियम एक धातु है जो प्राकृतिक तौर पर जमीन के अंदर मिलती है, जैसे सोना या हीरा, ऐसे ही टाइटेनियम भी। लेकिन टाइटेनियम की खासियत यह है कि यह हल्का होता है, तापमान को नियंत्रित रखता है और काफी मजबूत भी होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के प्लेन बनाने में खास तौर पर किया जाता है। कई बार टाइटेनियम का विकल्प खोजने की कोशिश हुई है, अलग अलग धातुओं को इस्तेमाल करके देखा गया है, लेकिन अब तक टाइटेनियम का कोई विकल्प नहीं मिला। सबसे ज्यादा टाइटेनियम का उत्पादन चीन में होता है। पिछले साल दुनिया भर में पैदा हुए कुल टाइटेनियम का 57% हिस्सा चीन का था, जबकि पिछले साल हुए टाइटेनियम के कुल उत्पादन में 13% हिस्सा रूस का रहा। अगर रूस और चीन दोनों का कुल हिस्सा जोड़ दिया जाए तो कुल 70% हिस्सा इन दोनों मुल्कों का है। मतलब यह कि अगर रूस और चीन दोनों मिलकर टाइटेनियम के भंडार को अमेरिका जाने से रोकने की कोशिश कर लें तो अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूक्रेन ने राजधानी कीव के पास बसे इरपिन शहर को रूस के कब्जे से आजाद कराने का दावा किया, जिसका ऐलान करने के लिए खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सामने आए। और उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को इरपिन से पूरी तरह खदेड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने कीव के भी कई इलाकों में रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने का दावा किया। повертають контроль над українською територією. हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कीव के कई इलाकों में रूसी सेना मजबूत पकड़ बना चुकी है। В цій частині нашої області бойові дії тривають. वहीं इरपिन के मेयर ने भी शहर के आजाद होने की पुष्टि की, लेकिन रूस के हवाई हमलों की आशंका को देखते हुए उन्होंने लोगों से फिलहाल वहां नहीं लौटने की अपील की। वहीं यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने त्रोस्तियानत्स कस्बे को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। यह कस्बा यूक्रेन के सूमे शहर का हिस्सा है, जिस पर जंग छिड़ने के बाद रूस ने कब्जा जमाने का दावा किया था। लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि उसने हमले में बुरी तरह तबाह हो चुके इस कस्बे को रूस से फिर छीन लिया है और वहां अब रूसी सैनिकों का नामो निशान नहीं बचा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें त्रोत्सियानेत्स कस्बे में दहशत के बीच जी रहे लोगों ने यूक्रेन के फौजियों का हाथ हिलाकर स्वागत किया। Льоти, дай Бог, і вроді стає краще. Ми ось прибули Роменський рятунок. रूसी कब्जे के दौरान कस्बे में भारी तबाही मची। हालांकि नुकसान रूस की सेना को भी खूब पहुंचा। उसके कई ट्रक, टैंक और दूसरी गाड़ियां आग में जलने से बर्बाद हो गई। कुछ इसी तरह के हालात त्रोत्सियानेत्स रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के भी देखे गए। हमले में वहां मौजूद अस्पताल भी नहीं बच पाए। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों की नजर रूस के 2 फौजियों के शवों पर भी पड़ गई, जिनके इर्द गिर्द वो घूमते नजर आए। यूक्रेन की सेना ने कीव पर रूस के कब्जे के दावे को गलत बता दिया। एक रोज पहले ही रूसी सेना ने राजधानी कीव में घुसने और वहां के कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया था और अपने दावे को सही ठहराने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से कीव में घुसती दिखी थी। कुछ इलाकों में रूस ने दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने के लिए रडार तक तैनात कर दिए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल तक दागी गई। इस वीडियो को जारी कर रूस ने कीव में घुसने और कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन एक दिन बाद ही यूक्रेन की सेना ने रूस के इस दावे को गलत ठहरा दिया। перший, другий танк, і вони як таргани так. पिछले कई दिनों से रूसी सेना कीव में दाखिल होने और उस पर कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है। वहीं खबर है कि पाकिस्तान में इमरान को कुर्सी से हटाने की साजिश जिनपिंग ने रची। इमरान पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। उन्होंने कभी चीन या जिनपिंग का नाम तक नहीं लिया।
लेकिन खबर है कि इमरान जिनपिंग की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से इमरान की कुर्सी छीनने का षड्यंत्र रचा। ये तो किसी से नहीं छिपा कि पाकिस्तान चीन की भीख पर जिंदा है। कहा जा रहा है कि फरवरी में इमरान खान जब जिनपिंग से मिले थे तो उन्होंने उनके आगे पैसों के लिए हाथ फैला दिए थे। यही नहीं, 2 दिन पहले हुई इस्लामाबाद की रैली में भी उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधे थे कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन खबर है कि चीन इमरान को सिरदर्द मान रहा है, क्योंकि इमरान राज में पाकिस्तान में चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पटरी से उतर गया। और यही बनी इमरान की सरकार पर संकट आने की वजह। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने ही इमरान को हटाने की स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से इमरान को पता चले बिना पाकिस्तान की आर्मी और वहां की विपक्षी पार्टियों को अपना मोहरा बनाया और उनकी सरकार गिराने की साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। खबर है कि इमरान राज में शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC न सिर्फ ठप हो गया, बल्कि इस पर काम कर रही चीन की कंपनियों को भी पाकिस्तान सरकार ने भुगतान नहीं किया। इस बारे में हाल ही में चीन की एक कंपनी ने इमरान सरकार को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को चीन की कंपनी को 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करना था, लेकिन अब तक उसे सिर्फ 875 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है। यही नहीं, चिट्ठी में पैसे देने के लिए 24 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी। कहा यह जा रहा है कि ये तो इमरान सरकार को चीन की सिर्फ एक कंपनी की धमकी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीन की कंपनियों के अरबों रुपए इमरान सरकार में फंसे हुए हैं। इमरान ने यही गलती नहीं की, बल्कि कुर्सी संभालने के बाद से वो लगातार CPEC की ऐसी शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं, जिन्हें गुप्त रखना था और समझौते के मुताबिक पाकिस्तान डील की डिटेल किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से साझा नहीं कर सकता था। लेकिन कर्ज के लिए इमरान ने CPEC की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF से साझा की, क्योंकि IMF अपने सदस्य देशों को आर्थिक मदद देती है। और माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से जिनपिंग ने ठान लिया कि वो इमरान को उनकी कुर्सी से हटाकर दम लेंगे। वैसे खबर है कि कुर्सी के इस खेल में मामला सिर्फ पैसे का ही नहीं, बल्कि नियत का भी है। और कहा जा रहा है कि इमरान की बदली नियत ने जिनपिंग को पाकिस्तान की सियासी सर्कस का रिंग मास्टर बना दिया। पिछले महीने जब इमरान जिनपिंग से मिले तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मुस्कुराकर हाथ मिलाने वाले और खुद को उनका दोस्त कहने वाले जिनपिंग उनकी पीठ में खंजर घोंपेंगे। वैसे सिक्के का दूसरा पहलू ये कह रहा है कि इमरान ने चीन को धोखा दिया, और वो भी कोई ऐसा वैसा धोखा नहीं। खबर है कि इमरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के जरिए अमेरिका को ये डील दी थी कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका CPEC जैसा कोई ऑफर दे तो वो चीन के साथ CPEC को खत्म करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और ये बात चीन तक पहुंच गई और जिनपिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शुरू हो गई इमरान सरकार की उल्टी गिनती। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के नाम पर धमकी देने वाली कजाकिस्तान की एक RJ को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उसने फेसबुक पर यूक्रेन युद्ध पर हुई एक बहस के समय अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन किया। आरोप है कि बहस बढ़ने पर उसने पुतिन का नाम लेकर एक शख्स को डराने की कोशिश की और उसे चेतावनी दी कि ज्यादा बोलने पर वो अंकल वोवा से कहकर कजाकिस्तान पर हमला करवा देगी। असल में पुतिन के समर्थक उनके लिए इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। RJ का ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसको लेकर कजाकिस्तान में विवाद गर्मा गया, जिसके बाद लोगों ने कजाकिस्तान के उस रेडियो स्टेशन को निशाने पर ले लिया जहां वो लड़की RJ की नौकरी करती थी। हालांकि विवाद गर्माता देख रेडियो स्टेशन ने उसके बयान से पल्ला झाड़ लिया और उसे नौकरी से निकाले जाने का फरमान सुना दिया, क्योंकि खुद कजाकिस्तान सरकार भी यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ बोलने से परहेज करती रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के खतरनाक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। ओरलान 10 नाम का यह ड्रोन यूक्रेन के सैनिक ठिकानों की सटीक जानकारी रूस की सेना के पास भेजता था। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि खुद छिपकर जासूसी करने वाला ड्रोन यूक्रेन के सैनिकों की नजर में आ गया और उन्होंने इसे ढेर कर दिया। इसकी कुछ तस्वीरें भी उनकी तरफ से जारी की गईं, जिनमें रूस का ड्रोन जमीन पर गिरा नजर आया। उसके पास ही यूक्रेन का एक सैनिक भी बैठा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई उनकी सैन्य ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेजता था, जिसकी मदद से रूस के सैनिक उनके ठिकानों पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर देते थे। और इस बार भी ये ड्रोन ऐसा ही करने आया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हमला करके उसे मार गिराया। और यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि रूस का ये जासूसी ड्रोन आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी
सटीक जानकारी देता है और इसमें उसकी मदद करते हैं ड्रोन में लगे अलग अलग तरह के कैमरे। ऑर्डलान 10 ड्रोन में एक डे लाइट कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और एक वीडियो कैमरा लगा होता है, जिनकी मदद से दिन हो या रात ये किसी भी इलाके की छोटी से छोटी जानकारी भी जुटाने में माहिर होता है। ये इतना खतरनाक जासूस है कि अपने लॉन्च स्टेशन से 120 किलोमीटर से 600 किलोमीटर दूर तक जाकर ये वहां की तस्वीरें आसानी से कैद कर सकता है। और इसी वजह से इसने यूक्रेन की सेना की नाक में दम कर दिया, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी रूस की सेना को यूक्रेन के सैन्य अड्डों का पता ऑर्डलान 10 ड्रोन की मदद से आसानी से चल जाता था। जिसके बाद रूसी सेना अपनी मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर देती थी। पिछले कुछ रोज में रूस ने इसी तरह यूक्रेन के कई हथियार गोदाम बमबारी से नेस्त नाबूद कर दिए। यही नहीं, रूस ने एक के बाद एक कई तेल डिपो को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि रूस के जासूस ड्रोन ही यूक्रेन के उन ठिकानों की सटीक जानकारी रूसी सेना को भेजते थे, जिसके बाद वो हमलों को अंजाम देती थी। रूसी सेना से भिड़ने के लिए यूक्रेन ने पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया, जो उसे अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से मिली। और इस घातक हथियार के जरिए यूक्रेन के सैनिक छिपकर रूसी सेना के हेलीकॉप्टर और टैंकों को आसानी से निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, वजन कम होने की वजह से इसे आसानी के साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम लोहे के पाइप जैसा दिखता है, जिसके अंदर मिसाइल डाली जाती है और फिर कंधे पर रखकर इसे चलाया जाता है। ट्रिगर दबते ही इससे निकली मिसाइल दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ती है। इस मिसाइल सिस्टम के जरिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ ही जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है, यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। जंग के मोर्चे पर यूक्रेन ने रूस की सेना के काफिले पर बड़ा हमला करने का दावा किया। इस हमले में पुतिन की पलटन को काफी नुकसान पहुंचा और इन्हीं जोरदार धमाकों से रूसी सेना की गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इसके बाद वहां जमीन से काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया। इससे पहले वहां सड़क पर गाड़ियों की एक लंबी कतार आगे बढ़ती दिखी, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही वहां एक के बाद एक कई धमाके हो गए और पल भर में उस सड़क से गुजर रहा ये काफिला राख के ढेर में बदल गया। हालांकि इस दौरान धमाकों की चपेट में आने से बची कई गाड़ियों ने अपना सफर जारी रखा। युद्ध पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। सेना हटाना सीजफायर नहीं है। कीव चर्निन में हमले घटाएगा रूस। तो नरमी के संकेत यहां पर दिए हैं रूस पर। युद्ध पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। सेना हटाना सीजफायर नहीं है, ये तो साफ कर दिया है, लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि कीव और चर्निन में हमले घटाएगा रूस। कीव यूक्रेन की राजधानी और महायुद्ध की हर दिन तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इस बीच रूस ने नरमी के संकेत दिए हैं। खार्किव के एक गांव से रूस की सेना अपने सैनिकों के शव छोड़कर भाग खड़ी हुई। यूक्रेन का दावा है कि उसने शहर के कुछ गांव को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। और इसी का नतीजा है कि रूस की सेना अपने कुछ फौजियों के शव छोड़कर वहां से उल्टे पांव लौट गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें खार्किव के उस गांव में हर दूसरे कदम पर रूस के सैनिकों के शव नजर आए। वहां सब कुछ तबाह दिखा, चारों तरफ सिर्फ बर्बादी दिखाई दी और उसी के बीच रूस के फौजियों के शव भी। जंग का हिस्सा रहे उन रूसी सैनिकों के शव जहां तहां पड़े रह गए, कुछ सड़क पर और कुछ शव गड्ढे के अंदर। न केवल शव बल्कि जेड का निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी वहां कबाड़ में बदले दिखे। जर्मनी में जेड निशान के साथ प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेड निशान यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन करता है और जर्मनी इस युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसी वजह से उसने रूस का समर्थन करने वाले जेड निशान के साथ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई का मन बना लिया। ये जेड निशान तब चर्चा में आया जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। उस दौरान यूक्रेन में दाखिल हुए रूसी टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर जेड अक्षर का कोड लिखा नजर आया, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव के साथ। जैसे कहीं पर जेड को सीधा लिखा गया तो कहीं इसे बॉक्स में लिखा गया। कुछ गाड़ियों पर जेड को एक त्रिकोण के अंदर लिखा गया। बाद में ये जेड निशान पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी तो ये निशान रूस के युद्ध का प्रतीक बन गया। इसी वजह से जब कतर की राजधानी दोहा में रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियक ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के एपरेटस वर्ल्ड कप के फाइनल में जेड लिखा सूट पहनकर प्रदर्शन किया तो वहां हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन दुनिया के सामने सवाल यह था कि आखिर पुतिन को अपने टैंकों और दूसरी गाड़ियों पर जेड लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और इस कोड का मतलब क्या है। बाद में रूस के हथियारों पर लिखे जेड कोड पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। कोड के रहस्य पर कई तरह की थ्योरियां भी सामने आई, जिनमें पहली थ्योरी यह कि
युद्ध के दौरान इस कोड का मतलब इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि रूसी सेना गलती से अपनी गाड़ियों और टैंकों को निशाना न बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के टैंक ही नहीं बल्कि जवान भी एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस तरह के निशान का इस्तेमाल रोजगवर्दिया ट्रूप्स के लिए किया जाता है, जिसका मतलब रशियन नेशनल गार्ड से, ये सेना के जवानों से अलग होते हैं और अपनी हर कार्रवाई की जानकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन को देते हैं। इसी तरह एक और थ्योरी में जेड कोड को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जोड़ दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी में जेलेंस्की की स्पेलिंग जेड से ही शुरू होती है। हालांकि बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि जेड कोड का मतलब युद्ध में जीत के लिए है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। भी वहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी। कहा जा रहा है अगले 1 महीने में उत्तर कोरिया सुरंग का काम पूरा कर लेगा और फिर वो होगा जिससे दक्षिण कोरिया ही नहीं, अमेरिका और जापान भी काम जाएंगे। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी ने तो किम के परमाणु परीक्षण की तारीख भी लीक कर दी और दावा किया कि इसी साल 17 सितंबर को किम जमीन के अंदर परमाणु बम फोड़ेंगे। किम ने पिछला परमाणु परीक्षण करीब 5 साल पहले किया था और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर जमीन के अंदर कुछ बड़ा और भयानक करने की साजिश रच रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने खतरनाक मिसाइल छोड़कर दिखाई। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही पुंगेरी के आसपास जो जमीन हिली वो ही किम के शैतानी दिमाग की प्लानिंग की ओर इशारा कर रही थी। दक्षिण कोरिया ने अपने कट्टर दुश्मन की इस तैयारी से जुड़ी और भी कई बातें लीक की और दावा किया कि किम सुरंग के जरिए जो बड़ा परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। दक्षिण कोरिया का कहना है कि 17 सितंबर किम पुंगेरी में छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े परमाणु हथियारों से कम खतरनाक होते हैं। लेकिन डराने और परेशान करने वाली बात यह है कि छोटे परमाणु हथियार का परीक्षण इसी नियत से किया जाता है कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। और माना जा रहा है कि किम इन छोटे परमाणु बमों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में लोड करेंगे और दुश्मनों पर दाग देंगे। ये बात सारी दुनिया को पता है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का कितना बड़ा खजाना है, जखीरा, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये सही बता पाना मुश्किल है। हालांकि अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम। वहीं खबर है कि पाकिस्तान में इमरान को कुर्सी से हटाने की साजिश जिनपिंग ने रची। इमरान पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी चीन या जिनपिंग का नाम तक नहीं लिया। लेकिन खबर है कि इमरान जिनपिंग की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से इमरान की कुर्सी छीनने का षड्यंत्र रचा। ये तो किसी से नहीं छिपा कि पाकिस्तान चीन की भीख पर जिंदा है। कहा जा रहा है कि फरवरी में इमरान खान जब जिनपिंग से मिले थे तो उन्होंने उनके आगे पैसों के लिए हाथ फैला दिए थे। यही नहीं, 2 दिन पहले हुई इस्लामाबाद की रैली में भी उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधे थे कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन खबर है कि चीन इमरान को सिरदर्द मान रहा है, क्योंकि इमरान राज में पाकिस्तान में चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पटरी से उतर गया। कुर्सी के इस खेल में मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि नीयत का भी है। और कहा जा रहा है कि इमरान की बदली नीयत ने जिनपिंग को पाकिस्तान की सियासी सर्कस का रिंग मास्टर बना दिया। पिछले महीने जब इमरान जिनपिंग से मिले तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मुस्कुराकर हाथ मिलाने वाले और खुद को उनका दोस्त कहने वाले जिनपिंग उनकी पीठ में खंजर घोंपेंगे। वैसे सिक्के का दूसरा पहलू ये कह रहा है कि इमरान ने चीन को धोखा दिया, और वो भी कोई ऐसा वैसा धोखा नहीं। खबर है कि इमरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के जरिए अमेरिका को ये डील दी थी कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका CPEC जैसा कोई ऑफर दे तो वो चीन के साथ CPEC को खत्म करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और ये बात चीन तक पहुंच गई और जिनपिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शुरू हो गई इमरान सरकार की उल्टी गिनती। रूस ने एक दिन पहले अपने जंगी ठिकाने पर हुए हमले का बदला लेने का दावा किया, जिसका वीडियो रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया। इसमें रूस के हेलीकॉप्टर मिसाइल बरसाते नजर आए, जिनका निशाना था यूक्रेन का एक तेल डिपो। हालांकि यह हमला कहां हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई, लेकिन रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में मिसाइलों से लैस उसके हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे, जिन्होंने तय ठिकाने पर पहुंचकर निशाना साधा और आसमान में मिसाइल दागी। आसमान से रोशनी का एक गोला जमीन की तरफ बढ़ा और उसके जमीन छूते ही वहां जबरदस्त धमाका हो गया। रूस ने दावा किया कि जो तेल डिपो उनकी मिसाइल का शिकार हुआ वो यूक्रेन की फौज के लिए काफी अहम था।
вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожено एक दूसरे वीडियो में वहां कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं, जिनके बीच मिसाइल गिरते ही वहां धुएं का गुबार छा गया। लोगों को जहर देने की कोशिश की गई, उनमें रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच भी शामिल। शांति वार्ता में शामिल लोगों को जहर देने का दावा अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया और अपनी एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी जहर वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बताया गया कि कुछ हफ्ते पहले रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच को यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई एक बैठक के बाद जहर दिया गया था। वो यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक पीस मेकर के तौर पर काम कर रहे थे, मतलब वो दोनों देशों में युद्ध रोकने के लिए समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने के लिए मार्च महीने की शुरुआत में कीव पहुंचा था, जिसमें रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 और अधिकारी शामिल थे। यहां हुई बैठक के बाद इन लोगों में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई देने लगे और बैठक खत्म होने के बाद उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी लोग राजधानी कीव के एक अपार्टमेंट में आराम करने चले गए थे। लेकिन जब सुबह हुई तो उनमें कई तरह के लक्षण उभरने लगे। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, उनके चेहरे और हाथों की खाल निकलने लगी थी। इतना ही नहीं, रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच को कुछ देर के लिए दिखना इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलोगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य शिविर पर यह हमला हुआ है। सैन्य शिविर पर धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर यह धमाका हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के सैन्य शिविर पर यह हमला हुआ है और जिस सैन्य शिविर पर हमला हुआ है यह यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेज धमाका सैन्य शिविर में होता है। कितना नुकसान पहुंचा है सैन्य शिविर को, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये धमाका काफी जोरदार था। इस धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। श्रीनगर में आतंकवादियों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 2 आतंकी मारे गए हैं। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। हथियार और गोला बारूद भी आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की एक चौकी पर पेट्रोल बम से दिनदहाड़े हमला किया गया। इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बुर्का पहने एक महिला सीआरपीएफ की चौकी पर पेट्रोल बम से हमला करती नजर आई। ये हमला होते ही ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान फौरन हरकत में आए और वो बिना समय गवाए आग बुझाने में जुट गए। यह हमला सोपोर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, जहां हमले के वक्त कुछ गाड़ियां भी वहां से गुजरती दिखी। हमलावर महिला पेट्रोल बम को एक झोले में छिपाकर अपने साथ लाई थी। सीआरपीएफ चौकी को निशाना बनाने के फौरन बाद वो वहां से फरार हो गई, जिसकी तलाश सुरक्षा बल ने शुरू कर दी।